हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज का जो यह वीडियो है जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो है। जो बच्चे बिहार पुलिस, दरोगा, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं विशेष टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है पहला, उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार सिंधु था। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार का क्या था? तो सिंधु था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर के साथ 304 से 5 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर के साथ 304 से 5 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और कंधार प्रांत दिया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से प्रांत दिया था? तो काबुल, हेरात, बलूचिस्तान और कंधार प्रांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। दक्षिण भारत में जो था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश किसके साम्राज्य में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के ज्वार भाटा में किस गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है? समुद्र के ज्वार भाटा में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है। समुद्र के ज्वार भाटा में किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? तो गतिज ऊर्जा का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य के कारण गति करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग दो गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कैसी ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। हर किसी में उसकी क्षमता के अनुसार एक साम्यवादी आदर्श होता है। किसी में उसकी क्षमता के अनुसार एक साम्यवादी आदर्श होता है। साम्यवादी विचारधारा राज्य के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करता है। साम्यवादी विचारधारा जो है राज्य के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध समाजवाद से है। भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध किससे है? तो समाजवाद से है। भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध किससे है? तो समाजवाद से है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद का जनक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। समाजवाद का प्रायोगिक घर रूस है। समाजवाद का प्रायोगिक घर कौन सा है? तो रूस है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तो वह विक्रेता बाजार की स्थिति का घोतक होता है। आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, यानी यदि आपूर्ति हो यानी जितना बने सामान, लेकिन मांग उसका अधिक हो तो विक्रेता के लिए बाजार की स्थिति का घोतक होता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार में उत्पादक व्यापारी वर्ग को अधिक लाभ होता है। विक्रेता बाजार में उत्पादक व्यापारी वर्ग को अधिक लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो तो, अगर आपूर्ति यानी जैसे बनता सामान कम हो और आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम, जैसे कि बनता सामान ज़्यादा और मांग कम होता हो तो बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श बाजार के लिए विक्रेता के बीच मांग और आपूर्ति में संतुलन होना चाहिए। एक आदर्श बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच मांग और आपूर्ति में संतुलन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वैध मुद्रा को करेंसी नोट कहा जाता है। वैध मुद्रा को कौन सा नोट कहा जाता है? करेंसी नोट कहा जाता है। वैध मुद्रा को करेंसी नोट कहा जाता है। प्रतीक मुद्रा जो आज हम प्रयोग करते हैं, प्रतीक मुद्रा किसे कहते हैं? जो हम आज प्रयोग करते हैं उसे प्रतीक मुद्रा कहते हैं। भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करती है। भारत में आरबीआई जो है करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करता है। क्वेश्चन बनता है, भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को कौन प्रमाणित करता है? तो आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन है,
प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। प्लास्टिक मनी किस कार्ड को कहते हैं? तो क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुए थे। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बताइए भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ कहाँ स्थापित हुए थे? भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ कहाँ स्थापित हुए थे? तो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुए थे। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ कहाँ स्थापित हुए थे? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मद्रास लॉर्ड कैनिंग के समय हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। हाई कोर्ट एक्ट किसके समय में लाया गया था? हाई कोर्ट एक्ट किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के अधीन 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के अधीन 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। 1861 के हाई कोर्ट के एक्ट के अधीन 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भारत के सबसे बड़ा हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 से 232 तक हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट जो है संविधान में संबंधित है कितना से? अनुच्छेद 214 से 232 तक हाई कोर्ट भारतीय संविधान से संबंधित है, अनुच्छेद 214 से 232 तक में। अगला क्वेश्चन बनता है, 1909 के ACT के द्वारा 1909 के ACT के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। 1909 के एक्ट के द्वारा, यानी क्वेश्चन है 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्वेश्चन बनता है, बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन कब से लागू किया गया था? 1919 से, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। भारत में द्वैध शासन लागू कब किया गया था? 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है, 1935 प्रांतीय स्वयं सत्ता दी गई और केंद्रों में द्वैध शासन लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को चांद पर ले जाने वाला प्रथम यान कौन था? तो अपोलो था। मनुष्य को चांद पर ले जाने वाला प्रथम यान कौन था? तो अपोलो था, अपोलो 11। मनुष्य को चांद पर ले जाने वाला प्रथम यान कौन था? अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम बार मानव उतरने वाला है। क्वेश्चन बनता है, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर प्रथम मानव उतारने वाला है। इसके साथ एडविन एल्ड्रिन थे। इनके आर्मस्ट्रांग के साथ जो चांद पर उतरे थे प्रथम बार 1969 में कौन कौन उतरे थे? एडविन और एल्ड्रिन उतरे थे। अगला क्वेश्चन है, 1971 में मॉर्स 2 मंगल ग्रह पर पहली अंतरिक्ष यान उतारा था। 1971 में मॉर्स 2 मंगल ग्रह पर पहली अंतरिक्ष यान उतारा था। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को PSLV 11C के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है, कोलंबिया अंतरिक्षयान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु कैसे हुई थी? कोलंबिया अंतरिक्षयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलें। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है जापान की राजधानी। पेरिस के लिए प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी है तो टोक्यो है। क्वेश्चन है, पेरिस फैशन के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरिस फैशन के लिए प्रसिद्ध है। पेरिस फैशन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, फिक्की का सेक्रेटरी जनरल संजय बारू हैं। फिक्की का सेक्रेटरी कौन है? तो जनरल संजय बारू हैं।
फिक्की का सेक्रेटरी कौन है? जनरल संजय बारू हैं। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। चुंबक बनाने में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। डूरेलुमिन क्या है? हवाई जहाज बनाने में प्रयोग होता है। डूरेलुमिन जो है हवाई जहाज बनाने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। प्राकृतिक चुंबक क्या है? तो लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड Fe3O4 है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थ में प्रेरणा द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन से लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध को अधिक देर खुले में रखे जाने के कारण उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताइए दूध का स्वाद खट्टा क्यों हो जाता है? क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और अधिक समय तक खुले में रखा जाए दूध तो वह स्वाद में खट्टा हो जाता है, इसलिए उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, लेकिन एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल जो है मानव शरीर में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मानव के शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का घटक क्या है? क्लोरोफिल का घटक कॉन्स्टिट्यूट कैल्शियम नहीं है। क्लोरोफिल का घटक जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोरोफिल हरे पत्ते में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है हरे पत्ते में पाया जाता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? हरे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। डेंगू ज्वर, क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर वायरस के द्वारा होता है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा डेंगू ज्वर होता है। डेंगू ज्वर वायरस के द्वारा होता है जिसमें हड्डी तोड़ बुखार आता है। डेंगू ज्वर के कारण ही हड्डी तोड़ बुखार आता है। डेंगू ज्वर वायरस के द्वारा होता है जिसके कारण हड्डी तोड़ बुखार आता है। अगला क्वेश्चन है, कवक के कारण दमा होता है। दमा किसके कारण होता है? तो कवक के कारण दमा होता है। कवक के कारण दमा होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग, कोढ़, निमोनिया, क्षय रोग आदि होते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग, कोढ़, निमोनिया, क्षय रोग आदि होते हैं। दोस्तों, ये बीमारियों के याद रखने के लिए ट्रिक भी है और शॉर्ट वीडियो में यह ट्रिक बता दिया जाएगा आगे चल के। बैक्टीरिया के द्वारा प्लेग, कोढ़, निमोनिया, क्षय रोग आदि द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोटोजोआ, इससे अतिसार रोग होता है। प्रोटोजोआ से अतिसार रोग होता है। थैलासीमिया क्या है? तो थैलासीमिया के द्वारा एक आनुवांशिकी बीमारी है। थैलासीमिया क्या है? तो एक आनुवांशिकी बीमारी है। थैलासीमिया एक आनुवांशिकी बीमारी है। इससे रुधिर प्रभावित होता है। थैलासीमिया से रुधिर प्रभावित होता है। थैलासीमिया क्या है? तो एक आनुवांशिक बीमारी है, इससे रुधिर प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क स्तनधारियों में मुख्यतः उत्सर्जी अंग
वृक्क ही होता है। वृक्क जो है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। स्तनधारियों में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो वृक्क होता है। एक जोड़ा यह वृक्क जो है वृक्क एक जोड़ा पाया जाता है और वजन 140 ग्राम होता है। वृक्क का वजन जो होता है 140 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है फुसफुस। फुसफुस लंग्स फेफड़ा दो प्रकार के, फुसफुस को अंग्रेजी में लंग्स कहा जाता है, या जिसे फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन कराता है। फुसफुस जो है लंग्स यानी फेफड़ा दो प्रकार के होते हैं। फेफड़ा कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, जो कि गैसीय पदार्थ कार्बनिक डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन कराता है। अगला क्वेश्चन है हृदय यानी हार्ट। हृदय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हार्ट को हृदय। हृदय इसका भार कितना होता है? हृदय का भार कितना होता है? हृदय का भार कितना होता है? इसका भार 300 ग्राम होता है। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। हृदय का भार 300 ग्राम होता है। अवमूल्य आयात को महंगा बनाता है। अवमूल्य जो है आयात को क्या बनाता है? महंगा बनाता है। अवमूल्य कहेगा आयात को महंगा कौन बनाता है? तो अवमूल्य। आयात को महंगा कौन बनाता है? अवमूल्य। अवमूल्य के द्वारा किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर, अवमूल्य के द्वारा किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर मूल्य कम कर दिया जाता है। अवमूल्य के द्वारा किसी देश की मुद्रा को, अवमूल्य के द्वारा किसी देश की मुद्रा को जानबूझकर मूल्य कम कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। अवमूल्य से निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात महंगा होता है, और आयात महंगा होता है। विदेशी वस्तुओं की खरीदारी में कमी आती है। विदेशी वस्तुओं की खरीदारी में क्या होती है? कमी आती है। विदेशी वस्तुओं की खरीदारी में कमी आती है। अगला क्वेश्चन अवमूल्य द्वारा उत्पादन एवं व्यापारी वर्ग के, अवमूल्य द्वारा उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है। मूल्य द्वारा व्यापार एवं व्यापारी वर्ग को प्रोत्साहन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 1962 ईस्वी में शून्यकाल संसदीय व्यवहार में भारत में आया। 1962 ईस्वी में शून्यकाल संसदीय व्यवहार में भारत आया। 1962 में शून्यकाल संसदीय व्यवहार में भारत आया। यह अवधि संसद के प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद आता है। यह 1962 ईस्वी में शून्यकाल संसदीय व्यवहार में आया, भारत में आया। यह अवधि संसद के प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है 12 बजे प्रारंभ, यह जो है शून्यकाल कितने बजे प्रारंभ हो जाता है? शून्यकाल जो है 12 बजे प्रारंभ हो जाता है। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ हो जाता है और 1 बजे तक चलता रहता है। शून्यकाल क्वेश्चन आपसे यहाँ किया जाता है, जो शून्यकाल कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? तो शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ हो जाता है और 1 बजे तक शून्यकाल होता है। इस काल के दौरान, शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय, शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। शून्यकाल के दौरान जो उठाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है लेखानुदान। लेखानुदान विधेयक में, लेखानुदान विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए वैधायी स्वीकृति है। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान विनियोजन विधेयक के लिए, लेखानुदान विनियोजन के लिए पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए स्वीकृति अनुच्छेद 116 के क के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। अगला क्वेश्चन है वोटर ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। वोटर ऑन अकाउंट पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। आर्थिक अधिकार भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। आर्थिक अधिकार भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। आर्थिक अधिकार भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार भारतीय संविधान भारतीय संविधान से यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। मूल अधिकार वह अधिकार है जो प्रकृति प्रदत्त है। मूल अधिकार वह अधिकार है जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसमें काम करने से मानव का पूर्ण विकास में बाधा आता है। दोस्तों क्वेश्चन जहां अच्छा बनता है उसे हम रिपीट करते चलते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम पढ़ते जा रहे हैं। सुनिएगा जरूर, अगर सुनने से आपको क्वेश्चन रिवीजन होता हो तो लाइक शेयर जरूर करें। आर्थिक अधिकार
क्वेश्चन है आर्थिक अधिकार से संबंध नीति निर्देश तत्व है। आर्थिक अधिकार से संबंध नीति निर्देशक तत्व है। आर्थिक अधिकार से संबंध कौन सा रखता है? नीति निर्देशक तत्व रहता है। भाग चार को सामाजिक आर्थिक दर्शन संविधान कहा जाता है। भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन संविधान कहा जाता है। भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया है और इसमें कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और 44वें संविधान संशोधन में 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है 44वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो 1978 की ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया था 1978 में और इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 44 में देखिएगा गुजरात प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान केंद्र सरकार ने विधायकों को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। गुजरात प्रदेश में यानी पहले बार जो है गुजरात प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में गुजरात प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मतदान के दौरान केंद्र सरकार ने विधायकों को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और केंद्र सरकार ने सबसे पहले नोटा का प्रयोग कहाँ किस राज्य में करने के लिए दिया? तो गुजरात प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति बनाता है। अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार गणित विषय में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार गणित विषय में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार गणित विषय में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है गणित के विषय में नहीं दिया जाता है, बाकी भौतिकी के विषय में, रसायन के विषय में और सबके विषय में दिया जाता है, लेकिन गणित विषय के में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अर्थव्यवस्था 1969 ईस्वी से दिया जाता है। आगे कोई क्वेश्चन देखेंगे। आगे कोई क्वेश्चन है यानी आगे क्या है? साहित्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन भौतिकी यानी यहाँ पे जो था ये आपको समझाने का था, जो मतलब कि ये था जो साहित्य पुरस्कार जो दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार भी जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है यानी नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है और रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जाता है। प्रति व्यापारिक पवन क्वेश्चन अब अगला आता है जो प्रति व्यापारिक पवन पश्चिमी पवन को कहा जाता है। प्रति व्यापारिक पवन पश्चिमी पवन को कहा जाता है। केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है। प्रति व्यापारिक पवन में जो है केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात भी कहते हैं। प्रति व्यापारिक पवन पश्चिमी पवन को कहा जाता है। पश्चिमी पवन प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे यानी बीच में जैसे कि यहाँ समझ सकते हैं ये घेरा है और बीच में केंद्र है और केंद्र से बाहर की ओर हवा चलती है। केंद्र से बाहर की ओर हवा चलती है तो इसे प्रति व्यापारिक पवन या चक्रवात भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चिनूक
चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन कहलाता है। चिनूक क्या कहलाता है, आपको यहाँ समझना है चिनूक क्या है। तो चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला गर्म या शुष्क पवन कहलाता है, चिनूक कहलाता है। यानी चिनूक जो है पवन है ना, हवा वायु है। अगला क्वेश्चन है चक्रवात, इसमें से हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है। तो चक्रवात इसमें हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है। चक्रवात हवाएं जो कैसे चलती है, तो बाहर से भीतर की ओर चलती है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली, टाइफून जो है प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफून क्या है, तो टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। टाइफून इसकी गति यानी टाइफून की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टाइफून की गति क्या होती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, टाइफून की गति होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्तीय और परवलयिक होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो घूमती है उसकी कक्षाएं कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय और परवलयिक होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्तीय और परवलयिक होती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिनव तारा एक मरणासन तारा होता है। अभिनव तारा एक मरणासन तारा होता है। अभिनव तारा कैसा तारा होता है, अभिनव तारा एक मरणासन तारा होता है। यह ब्रह्मांड का वह नया तारा है जो कुछ समय के लिए अत्यधिक चमकता है और पुनः समाप्त हो जाता है। इसके एकाएक प्रज्वलित होने का कारण नाभिकीय प्रतिक्रिया है। अभिनव तारा एक मरणासन तारा होता है। अभिनव तारा एक मरणासन तारा होता है। अभिनव तारा जो है एक मरणासन तारा होता है। यह ब्रह्मांड का वह नया तारा है जो कुछ समय के लिए अत्यधिक चमकता है और पुनः समाप्त हो जाता है। इसके एकाएक प्रज्वलित होने का कारण नाभिकीय प्रतिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र। आयकर एक ऐसा कर है। आयकर क्या है, आयकर एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आयकर एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आयकर एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। आयकर एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो आयकर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संविधान में से संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 संविधान में से संशोधन की अनुमति प्रदान करती है। अनुच्छेद 356 राज्यों में सर्वाधिक तंत्र के विफल होने से राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध से संबंध है। अनुच्छेद 373 निवारक निरोध से संबंध है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम से संबंधित है। आज भर के लिए दोस्तों इतना ही क्वेश्चन। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करने के लिए जरूर बोलें। और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो विद्यार्थी आर्मी, बिहार पुलिस, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह। जय हिंद।